हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न मिश्रा फ्रॉम एनसीईआरटी शिक्षक। आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ये मैंने अच्छी तरीके से जो नोट्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स वाली, तो वो वीडियो प्लीज ध्यान से देखिए। पूरा चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर एज इट इज वहां पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से सारे पॉइंट्स उठाकर लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। द फर्स्ट कॉलम इज फ्रॉम द 1919 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड कॉलम इज फ्रॉम द मोर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। अब देखिए यहाँ पर दो कॉलम बने हुए हैं, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स है। इनकी वर्डिंग्स पर आपको ध्यान देना है, इनके शब्दों पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, शब्दों से ही अंतर बहुत पड़ जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है। 1990 का जो नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 7 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब हुआ कार्यकारी शक्तियां। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? नेपाल का जो अधिराज्य है, नेपाल का राज्य है, उसकी कार्यकारी शक्तियां महामहिम, मैजेस्टी का मतलब वहां के राजा की बात चल रही है, महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में होंगी। ठीक है, इसी बात पर ध्यान देना है। शक्तियां राजा में और मंत्रिपरिषद में होंगी। ठीक है, कार्यकारी शक्तियां। अब देखते हैं 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि बहुत लंबे समय तक का वहां पर पीपल्स मूवमेंट चला था, जिसके बारे में नोट्स मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ठीक है, और फिर 2006 में वो पूरा मैंने आपको समझाया था, तो आप नोट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, उसके पार्ट 7 में जो फेडरल एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका, ठीक है ध्यान दीजिएगा, संघीय कार्यपालिका आर्टिकल 7 और संघवाद मैंने आपको फेडरलिज्म नोट्स वाली वीडियो में समझाया है। आर्टिकल 75, अब इसके अनुच्छेद 75 में क्या दिया हुआ है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो नेपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं संविधान और कानून के अनुसार होंगी, संविधान और कानून के अनुसार होंगी। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। यहां पर नरेश की, राजा की कोई भी बात नहीं आई, यहां पर बात आई है किसकी? संविधान और कानून के अनुसार होंगी और मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। अब इसका आंसर मैं आपको समझाता हूं। तो जो अभी हमने दो कॉलम्स देखे थे, एक में नेपाल का 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 35, और एक था नेपाल का 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75। पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबव टू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेपाल। ये जो दो ऊपर नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, इसमें कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कौन कर रहा है, कौन करता है? देखिए इन आर्टिकल, आंसर मैंने लिखा है, पहले आर्टिकल 35 का देख लेते हैं, 1990 वाला कॉन्स्टिट्यूशन। इन आर्टिकल 35 ऑफ द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, द पावर्स टू रूल द कंट्री, टू सेट रूल्स एंड टू मैनेज द कंट्री आर ऑल वेस्टेड इन द किंग ऑफ द कंट्री। मतलब जो भी शक्तियां थी कंट्री को रूल करने के लिए, शासन करने के लिए और नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, ठीक है, और कंट्री को मैनेज करने के लिए, वो सारी किसमें शक्तियां निहित थी? सारी शक्तियां किसमें थी? किंग में थी, वहां के राजा में सारी शक्तियां थी कि वो सुप्रीम पावर पर थे। और एंड द मिनिस्टर्स अपॉइंटेड अंडर हिम, और जो उनके अंदर जो उनका मंत्रिमंडल जो उन्होंने अपॉइंट कर रखा होगा उनमें। लेकिन फिर जब 1990 का, मैंने कहा था वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैंने समझाया था आपको, लेकिन जो 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो उसका आर्टिकल 75 दिया हुआ था, उसमें क्या है? आर्टिकल 75 ऑफ द 2015 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल स्टेट्स दैट द rules, governance and management of the country will be based on the laws mentioned in the constitution of the country। तो जो भी नियम हैं और जो भी नियम है और सरकार चलाने का तरीका है, देश को मैनेज करने का तरीका है, इनके सारे नियम कानून किस पर बेस्ड होंगे?
ये नियम, ये सारे किस पर बेस्ड होंगे? ये बेस्ड होंगे जो संविधान में कानून मेंशन्ड है, जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उन पर बेस्ड होंगे, ना कि सारी पावर्स किंग में होंगी। अब ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या होता यदि अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं, अगर इनकी पावर पर, अगर इनकी शक्तियों पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना होता। इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये देन अगर ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी पावर पर अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। ये जो लीडर्स हैं, ये जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, ये अपनी अथॉरिटी का गलत उपयोग कर सकते थे, गलत उपयोग कर सकते हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस। और ये जो इनकी अथॉरिटी का मिसयूज है, अपनी अथॉरिटी का जो मिसयूज करेंगे ये, तो उससे एक बड़े लेवल पर इनजस्टिस होगा, उससे आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि यही लॉ मेकर्स होते हैं, कानून बनाना भी इन्हीं का काम होता है। तो जब कानून बनाने वाले ही अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे तो इससे बड़े लेवल पर एक अन्याय होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दीज सिचुएशन। अभी मैं लिख देता हूं कि अभी मैं कुछ सिचुएशंस लिखूंगा तो उसमें आपको बताना होगा कि माइनॉरिटी कौन है, और हमको रीजन भी यहां पर लिखना होगा कि हमें माइनॉरिटीज के जो व्यूज हैं उनकी रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है। मतलब ऐसा हम क्यों सोचते हैं कि माइनॉरिटीज के व्यूज का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 का जो ए पार्ट है उसमें सिचुएशन क्या दी गई है। इन अ स्कूल विद 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। एक स्कूल है जिसमें 30 टीचर्स का स्टाफ है, जिसमें से 20 मेल हैं। अब यहाँ पर हमको बताना होगा माइनॉरिटी क्यों है, और एक रीज़न बताना होगा कि माइनॉरिटीज़ के व्यूज़ को रिस्पेक्ट देना, उनको ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी है। अब इसमें 10 फीमेल टीचर्स आर इन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन होते हैं? जिनके नंबर्स कम होते हैं। लिंग्विस्टिक भी माइनॉरिटीज़ होते हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं। यहाँ पर जेंडर में माइनॉरिटी है कि मेल टीचर जब 30 में से 20 मेल हैं तो 10 फीमेल हुई, तो ये है माइनॉरिटी। 10 फीमेल टीचर्स आर इन माइनॉरिटी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ फीमेल टीचर्स। अब यहाँ पर फीमेल टीचर्स के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि बिकॉज डिस्पाइट बीइंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी होने के बावजूद देयर ओपिनियंस आर इम्पॉर्टेंट टू। लेकिन उनके जो ओपिनियंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, मेल टीचर्स को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, तो वो ऐसा हो सकता है कि फीमेल टीचर्स के लिए डिस्कम्फर्ट कॉज करे। हो सकता है उनके लिए डिस्कम्फर्ट हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर मेल टीचर्स को ध्यान में रखेंगे तो कुछ डिसीजंस में ऐसा भी हो सकता है कि वो फीमेल टीचर्स के लिए डिस्कम्फर्ट कॉज करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में क्या सिचुएशन दी गई। इन क्वेश्चंस में आपको बस समझाया जा रहा है कि आप माइनॉरिटी को पहचाने, नंबर्स जिनके कम होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में का जो बी पार्ट है इसमें आपको बताया गया है, इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। एक शहर की बात की जा रही है, कोई भी हो सकता है, उसमें 5% पॉपुलेशन जो है बुद्धिस्ट। तो अब कौन इसमें माइनॉरिटी है? 5%, क्योंकि 5% और 95% अदर कम्युनिटीज होंगी, जो भी हो। तो 5% अदर एक कम्युनिटी भी हो सकती है 95% में, या जो कुछ भी हो, लेकिन 5% सिर्फ बुद्धिस्ट है, मतलब 95% कोई और कम्युनिटी होगी। तो यहाँ पर जो 5% है वो माइनॉरिटी है। 5% ऑफ बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी, ये अल्पसंख्यक हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ बुद्धिस्ट। और जो बुद्धिस्ट हैं उनके व्यूज को रिस्पेक्ट करना, उनके व्यूज को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे विल नॉट बी डोमिनेटेड बाय द कम्युनिटी इन द मेजॉरिटी। जिससे वे जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, जो बहुसंख्यक है, उसके द्वारा डोमिनेट न किए जाएं। मतलब जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी है वो इनको डोमिनेट न कर सके।
इनकी सारी बातों का ध्यान रखा जाए, इनके भी कल्चर और इनके भी फेस्टिवल्स, इन सबको वैल्यू मिल सके और ये भी अच्छी तरह से इक्वलिटी के साथ में खुशी से रह सकें सिटी में। चलिए फिर इसका पार्ट सी क्या है? इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉइज 80% आर वेजिटेरियंस। एक फैक्ट्री मेस की बात कर रहे हैं जिसमें से 80% वेजिटेरियंस है, मतलब 20% बचा वो नॉन वेजिटेरियंस है। तो इसमें से माइनॉरिटी क्या हुआ, किनके नंबर्स कम है, किनकी संख्या कम है? नॉन वेजिटेरियंस की। 20% ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉइज आर इन माइनॉरिटी। अब एक रीजन भी देना है हमें। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फूड प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री मेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। और जो फैक्ट्री मेस में जो भी फूड बने वो दोनों के लिए बनना चाहिए, क्योंकि एज व्हाट टू ईट इज अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि हमें क्या खाना है ये हमारी खुद की चॉइस है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट, लास्ट पार्ट में क्या सिचुएशन दी गई है? इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 40 बच्चे बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसमें पहले तो बताना है कि माइनॉरिटी कौन है। तो जो 10 स्टूडेंट्स बिलोंग टू पुअर फैमिलीज आर इन माइनॉरिटी। जो 10 बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं वो माइनॉरिटी में, उनकी संख्या कम है, तो वो अल्पसंख्यक हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप देयर व्यू पॉइंट इन माइंड। ये जरूरी है कि उनका भी व्यू पॉइंट हम अपने माइंड में रखें, बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू वेरियस एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड बाय द स्कूल। कई बार स्कूल कई एक्सपेंसेस, कई सारी चीजें होती हैं, उनके लिए पैसे जमा करवाया करता है। आप सभी को पता होगा, बच्चे हैं आप लोग जानते होंगे कई सारी चीजों के लिए, कभी इस चीज के लिए पैसे जमा करना। मैं स्पेशली नाम नहीं लूंगा किस किस चीजों के लिए, आप समझ सकते हैं। तो पैसे जमा करवाते रहते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करवाते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड बाय द स्कूल एंड दे शुड नॉट फील ह्यूमिलेटेड। लेकिन वो गरीब परिवारों से हैं, वो हर चीज के लिए इतना पैसा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस बात के लिए उनको ह्यूमिलिएटेड फील ना हो, उनको बेइज्जती सी महसूस ना हो, कि क्योंकि बच्चे होते हैं उनको तो यही लगता है कि सभी बच्चे कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे कर रहे हैं, अच्छे परिवारों से हैं, वो उन बच्चों को चिढ़ा भी देते हैं कि अरे तुम कर नहीं पा रहे हो, कैसे हो तुम। तो मतलब ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जो कि ना बने। तो इसलिए हमको उनका भी व्यू पॉइंट दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In the other column, write 2 sentences in your own words on why you think this feature is important. अब ये देखिए लेफ्ट, अभी मैंने एक की फीचर लिखा, धीरे धीरे मैं एक एक करके सारे समझाऊंगा। की फीचर जो लिखे हुए समझ चुके हैं आप क्या होते हैं वो, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको लिखना है 2 सेंटेंसेस में, कम वर्ड्स में। तो फेडरलिज्म, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया नीड्स मल्टीपल लेवल, क्यों आपको पता है कि फेडरलिज्म में क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया नीड्स मल्टीपल लेवल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स सिटीजन। अ गवर्नमेंट इन द सेंटर अलोन कुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। ठीक है, इंडिया में, भारत में बहुत विविध धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हैं, यहाँ के नागरिकों में बहुत सारी विविधताएं हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरे भारत के लिए इफेक्टिव नहीं हो सकती है। बाकी अगर आप दूसरा लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर नेसेसरी। गवर्नमेंट के मल्टीपल लेवल नेसेसरी हैं, किस लिए? टू एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ एवरी स्कीम रीच द लास्ट पर्सन ऑफ इंडिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर योजना का लाभ भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो आप ये भी लिख सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। अब ये सेकंड की फीचर क्या दे रखा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में ये किस में सेपरेटेड हैं, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो यही है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इफ ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन देन ही कैन मिसयूज द पावर्स। अगर सारी पावर्स एक ही पर्सन में आ जाएंगी तो पावर्स का मिसयूज कर सकता है, ठीक है। दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज
दैट डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब देखिए नेक्स्ट की फीचर क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट्स आर्बिट्रेरी। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, वो सरकार की आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि मनमानी, और वो भी कैसी, अनफेयर, ठीक है, अनफेयर, अनुचित मनमानी जो लोगों पर हो, या एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर, या अपनी पावर्स का पूरी तरीके से प्रयोग करना, वो फेयर है कि अनफेयर, इससे लेना देना नहीं, इससे हमको हमारे मौलिक अधिकार बचाते हैं। इट ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स के राइट्स को दूसरे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी बचाते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, कौन सा की फीचर दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिग्निफिकेंस लिखना है, बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, लेकिन हमको कम 2 ही सेंटेंसेस में लिखना है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं बढ़ाने हैं। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों का डायरेक्ट रोल होता है अपना प्रतिनिधि चुनने में। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और कोई भी नागरिक जो है इलेक्शन लड़ सकता है। इसमें इससे मतलब नहीं है कि उसका कलर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी क्रीड, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, कोई भी नागरिक इलेक्शन लड़ सकता है। इससे लेना देना नहीं है कि वो किस जाति का है, किस समाज से आता है, बस कोई भी नागरिक भारत का इलेक्शन लड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम लोग ट्रिक के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर्स विद द फॉलोइंग नेबरिंग नेशंस। अभी मैंने एक लिखा है, धीरे धीरे सारे समझा दूंगा। पहला है बांग्लादेश। अब देखिए ये ट्रिक मैंने बनाई थी, ममता पश्चिम, बांग्लादेश। पहले क्या हुआ करता था, बांग्लादेश पहले वेस्ट बंगाल में ही हुआ करता था, ईस्टर्न पाकिस्तान बनने से पहले की भी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ही हुआ करता था। तो बंगाल से नाम किसका याद आता है, ममता दीदी, ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी। तो हमने लिखा ममता पश्चिम, MMTA, ममता लिखना है, ध्यान रखना है, आपको याद करनी है ट्रिक, M कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल T कैपिटल A, ममता, ये सारे कैपिटल रहेंगे, इसी तरह से लिखना है, और पश्चिम। अब देखिए M से मिजोरम, M से मेघालय, P से त्रिपुरा, A से असम, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोल लीजिए, पश्चिम बंगाल बोल लीजिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल एक ही बात है। तो फिर से बता देता हूं, M से मिजोरम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, A से असम, और पश्चिम से पश्चिम बंगाल, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स जो हैं बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखते हैं भूटान के लिए क्या ट्रिक है। तो यहां पर देखिए, आप चाहे 100 ये लिख लीजिए, 100 याद कर लीजिए, चाहे साब याद कर लीजिए, साब अच्छी आसानी से याद हो जाता है, इसीलिए मैंने साब लिख दिया है। W से वेस्ट बंगाल है, B से बंगाल है, ठीक है, आप साब से याद कर लीजिए, ये लिखा हुआ है, मैं साब के हिसाब समझा रहा हूं, साब आसानी से याद हो जाता है। भूटान साब, ठीक है, भूटान साब। तो S से सिक्किम, A से असम, सेकंड A से अरुणाचल प्रदेश, और B से बंगाल, भूटान साब। भूटान की ट्रिक है साब। इससे कितने स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं भूटान के साथ में। अब देखते हैं लास्ट में सी पार्ट में पूछा गया है कि नेपाल जो है, नेपाल के साथ में कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहले तो नेपाल हमारे देश के पास का छोटा सा देश है, तो प्यार से उसको कह देते हैं सुब्बू, प्यार से उसका नाम रख दिया हम लोगों ने, उसका निकनेम रख दिया सुब्बू। छोटा सा देश है, उसका नाम रख दिया हम लोगों ने सुब्बू। अब देखिए नेपाल सुब्बू, S से सिक्किम, U से उत्तराखंड, B से बिहार, B से बंगाल, U से उत्तर प्रदेश। कितने स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ में, 1 2 3 4 5, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसके लिए ट्रिक क्या है, सुब्बू, पास में छोटा सा देश है नेपाल, सुब्बू, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ में चैप्टर 1 कंप्लीट होता है।
सिविक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।